अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सिर्फ एक पीरियड प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक ऐसा हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो आपके स्किन, हेयर, वेट और फर्टिलिटी पर असर डालता है। और अगर इसे सही तरीके से समझ लिया जाए, तो इसे कंट्रोल करना पूरी तरीके से मुमकिन है। तो चलिए आज जानते हैं पीसीओएस को आसान भाषा में, एकदम क्लिनिकल और लॉजिकल तरीके से। पीसीओएस किसी एक कारण से नहीं होता, वह तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहला, हार्मोनल इम्बैलेंस। आमतौर पर हमारा ब्रेन और ओवरीज एक दूसरे से बात करके पीरियड्स और ओवुलेशन को कंट्रोल करती है। पीसीओएस में यह कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। ब्रेन ज़्यादा एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भेजता है और कम एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करने लगता है। हाई एलएच की वजह से ओवरी ज़्यादा एंड्रोजन बनाने लगती है और लो एफएचएस की वजह से एक ठीक से ग्रो नहीं कर पाते, जिससे ओवुलेशन हमारा नहीं होता। इसकी वजह से महिलाओं में होता है इर्रेगुलर साइकिल्स, इनफर्टिलिटी, पिंपल्स, हिरसुटिज्म, हेयर थिनिंग इत्यादि। दूसरा, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। ज़्यादातर महिलाओं में होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी बॉडी सेल इंसुलिन को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तब बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बनाती है और वह इंसुलिन ओवरीज में जाके ज़्यादा एंड्रोजन के बनाने के लिए सिग्नल देता है। रिजल्ट, और ज़्यादा पिंपल्स, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बेली फैट और इरेगुलर पीरियड्स। पीसीओएस लिपिड प्रोफाइल को भी बिगड़ा देती है, जैसे इंक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल, डिक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल, और इट रेजेस ट्राइग्लिसराइड लेवल। इसे आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिसीज का खतरा बना रहता है। थर्ड, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। पीसीओएस इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और सीआरपी, आईएल6 और टीएनएट अल्फा जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ जाते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, जिससे ओवुलेशन और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ महिलाओं में तो होमोसिस्टिन भी बढ़ जाते हैं, जिससे हार्ट डिसीज का रिस्क और बढ़ता है। ये तीनों मिलाकर एक विशेष साइकिल बनाते हैं जो धीरे धीरे कंडीशन और ज़्यादा खराब कर देती है। ज़्यादातर महिलाएं सोचती है कि पीसीओडी और पीसीओएस एक ही चीज़ है, लेकिन सच यह है कि दोनों में बहुत फ़र्क है और उसे जानना आपके इलाज और भविष्य दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ का मतलब होता है डिसीज़, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें अंडाशय यानी ओवरीज हर महीने कुछ ज़्यादा ही एग यानी अंडे बनाते हैं। ये अंडे पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते और अंडाशय के अंदर छोटे छोटे सिस्ट के रूप में जमा हो जाते हैं। पीरियड कभी कभी अनियमित होते हैं, पर ज़्यादातर महिलाओं में प्रेगनेंसी होना संभव होता है। इसे अक्सर लाइफस्टाइल बदलकर और सही डाइट एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखें, पीसीओडी बहुत कॉमन है, लगभग 25 से 30% महिलाओं में पाया जाता है। दूसरा, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में सिर्फ अंडाशय ही नहीं बल्कि पूरा शरीर प्रभावित होता है। यह एक सिंड्रोम है, यानी लक्षणों का एक समूह। अंडे बनना लगभग बंद हो जाता है, जिससे ओवुलेशन नहीं होता और पीरियड बहुत अनियमित हो जाते हैं। इससे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, वजन बढ़ना, पिंपल्स, चेहरे पे, शरीर पे ज़्यादा बाल झड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है, इससे डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ सकता है। आप ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जब कोई आपसे पूछे कि पीसीओडी और पीसीओएस में फ़र्क क्या है, तो आप कह सकते हैं पीसीओडी सिर्फ अंडाशय की समस्या है, लेकिन पीसीओएस पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला एक सिंड्रोम है कि हर इरेगुलर पीरियड या पिंपल का मतलब पीसीओएस नहीं होता। तो चलिए 2023 की सबसे नई इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से जानते हैं कि सही डायग्नोसिस कैसे होता है। एडल्ट महिलाओं में पीसीओएस डायग्नोस करने के लिए चाहिए तीन में से कोई भी दो चीज़ें। नंबर 1, क्लिनिकल और बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म, यानी बढ़े हुए मेल हार्मोन, जिसे हो सकता है हिरसुटिज्म, अनचाहे डार्क कोर्स एंड टर्मिनल ज़्यादा बाल, जिसे मेजर करते हैं मॉडिफाइड फेरिमन गैल्वे स्कोर से। दूसरा, पिंपल्स एंड हेयर लॉस। हेयर लॉस टिपिकली सर के बीच वाले हिस्से यानी वर्टेक्स क्राउन पर दिखते हैं और कई बार ये सिर पर समान रूप से हेयर थिनिंग होते हैं।
या एलिवेटेड टोटल और फ्री टेस्टोस्टेरोन इन ब्लड टेस्ट। दूसरा मापदंड है ओवुलेटरी डिसफंक्शन, यानी इरेगुलर पीरियड या एनओवुलेशन। एक हेल्दी एडल्ट महिला में पीरियड हर 24 से 38 दिन के बीच आना चाहिए और एक साल में कम से कम 8 डेढ़ होना नॉर्मल माना जाता है। पीरियड शुरू होने के 1 से 3 साल तक अगर साइकिल 21 दिन से कम और 45 दिन से ज़्यादा हो तो इसे हम इरेगुलर कहते हैं। या 3 साल के बाद या एडल्टहुड में अगर साइकिल 21 दिन से कम या 35 से 38 दिन से ज़्यादा है तो हम इसे इरेगुलर मानते हैं। या अगर साइकिल 8 से कम बार पीरियड आते हैं तो हम इसे भी एबनॉर्मल कहते हैं। तीसरा होता है पॉलीसिस्टिक ओवी ऑन सोनोग्राफी या हाई AMH लेवल। और याद रखें, कभी कभी रेगुलर साइकिल के बावजूद भी एनओवुलेशन हो सकता है, तब हम सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट से कंफर्म करते हैं। डायग्नोसिस से पहले इन डिसीज़ को ज़रूर एक्सक्लूड करें, जैसे थायराइड प्रॉब्लम, हाई प्रोलैक्टिन, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया, कशिंग, ओवेरियन ट्यूमर या थायराइड का मिसयूज़। अब समझ आया, हर इरेगुलर पीरियड PCOS नहीं होता। डायग्नोसिस के लिए सही क्राइटेरिया जानना ज़रूरी है। PCOS सिर्फ एक हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और रिसर्च कहती है इसे कंट्रोल करने की चाबी दवाओं से पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में छिपी है। आज हम बताने वाले हैं वो 5 साइंस बेस्ड प्रूवन फाउंडेशन जो PCOS के सिम्टम्स को नेचुरली इम्प्रूव और रिवर्स करने में मदद करते हैं। नंबर 1, डाइट। इट शुड बी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक लोड, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लो ग्लाइसेमिक लोड डाइट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है कि कोई खाना पेट में जाकर कितनी तेजी से ग्लूकोज यानी शुगर में बदलता है। लेस देन 55 GI फूड इज बेस्ट। उदाहरण की तरह सफ़ेद ब्रेड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत जल्दी शुगर बढ़ाता है, सेब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स धीरे शुगर बढ़ाता है। ग्लाइसेमिक लोड बताता है कि खाने में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है और वो कुल मिलाकर कितनी शुगर बढ़ाएंगे। उदाहरण की तरह तरबूज, वाटरमेलन GI तो हाई है लेकिन कार्बोहाइड्रेट कम है, इसलिए ग्लाइसेमिक लोड कम है। सफ़ेद चावल ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी है और कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा, तो ग्लाइसेमिक लोड भी हुआ ज़्यादा। तो आप अनाज में ज्वार, बाजरा, किनोआ की रोटी, दाल में राजमा, चना, मूंग, फ्रूट्स में एप्पल, अमरूद एंड बेरीज ले सकते हैं। हाई फाइबर। फाइबर 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है सोल्यूबल फाइबर, एग्जाम्पल पेक्टिन जो पानी में घुलता है, और दूसरा होता है इनसोल्यूबल फाइबर जैसे सेलुलोज। दोनों मिलाकर आंत में एक कर का जाल बैरियर बनाते हैं जिससे खाना धीरे धीरे पचता है और शुगर धीरे धीरे खून में जाती है। इससे इंसुलिन कम रिलीज होता है। जूस और प्रोसेस्ड फूड में फाइबर गायब होता है, इसलिए पूरा फल खाइए, साबुत अनाज, दालें और सब्जियां ज़्यादा ले। फाइबर टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो, इसका मतलब है कि आपके खाने में जितने कार्बोहाइड्रेट है उनमें कितने फाइबर के रूप में है। जितना ज़्यादा फाइबर कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले होगा उतना बेहतर वो खाना होगा, क्योंकि वही खाना धीरे धीरे पचेगा, ब्लड शुगर धीरे बढ़ाएगा और इंसुलिन को कम रिलीज कराएगा। फाइबर टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो कम से कम 1:5 होना चाहिए। राजमा, छोले, काले चने में रेशियो 1:3, जवार बाजरा की रोटी में 1:5 और हरी सब्जियों में 1:2 होता है। तीसरा, प्रोटीन। एक ज़्यादा देर तक भरा रखता है जिससे बार बार खाने की इच्छा कम होती है। प्रोटीन से बने अमीनो एसिड ही शरीर में कई हार्मोन्स और एंजाइम्स को बनाते हैं। इससे फर्टिलिटी हार्मोन यानी FSH, LH, एस्ट्रोजन बेहतर काम करते हैं। आप उसमें अंडे, पनीर, दही, चना, राजमा, दालें, भुने चने, मूंगफली और मछली, चिकन अगर आप नॉनवेज खाते हैं। फोर्थ, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड PCOS में एक साइलेंट हीलर की तरह है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, हार्मोन संतुलित कराता है, सूजन घटाता है और फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है। इसके सोर्सेस है अलसी के बीज यानी फ्लैक्सीड, चिया सीड, वॉलनट एंड फिश। बट मुझे लगता है ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। कैलोरी डेफिसिट। PCOS में कैलोरी डेफिसिट ज़रूरी है। PCOS में सबसे बड़ा मूल कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस पेट की चर्बी, और रिसर्च कहती है सिर्फ 5 से 10% वजन घटाना भी
ओवुलेशन को वापस ला सकता है, पीरियड को रेगुलर कर सकता है, एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन्स को घटा सकता है और फर्टिलिटी को सुधार सकता है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी रोज की ज़रूरत है 2000 किलो कैलोरीज। अगर आप रोज़ाना 1500 से 1700 किलो कैलोरी ही लेते तो आप रोज़ लगभग 300 से 500 किलो कैलोरी का डेफिसिट में हैं। इससे हर हफ्ते लगभग आधा किलो वज़न घट सकता है। स्मार्ट तरीके कैलोरी डेफिसिट बनाने के लिए नंबर 1, प्लेट को भरे लेकिन कम कैलोरी वाले फूड से, जैसे कि सब्जियां, सैलेड, दाल, फाइबर रिच चीज़ें। प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा रखें। जूस, मीठा, तला हुआ और प्रोसेस फूड घटाइए। टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग ट्राई करिए, मतलब रात का खाना 6:30 से 7 बजे तक खा ले और सुबह का ब्रेकफास्ट 10 बजे तक डिले कर। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी, कितना और कौन सा व्यायाम सही है। WHO और एंडोक्राइन सोसाइटी की सिफारिश कहती है 150 से 300 मिनट प्रति सप्ताह कार्डियो, जैसे तेज चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग और 2-3 दिन का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मसल बनने से इंसुलिन सेंसिटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ती है। और योग और स्ट्रेचिंग, इससे हार्मोनल बैलेंस और तनाव घटने में मददगार होते हैं। सबसे आसान कॉम्बिनेशन शुरुआत के लिए रोज़ 30 मिनट तेज चलना, हफ्ते में 2 दिन हल्का बॉडी वेट एक्सरसाइज और रोज़ 10 से 15 मिनट का योग या डीप ब्रीदिंग। चौथा, स्लीप। जब आप सोते हैं तब आपका शरीर सिर्फ आराम नहीं करता, वह हार्मोन रिपेयर करता है, इंसुलिन को रिसेट कराता है और सूजन घटाता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो PCOS भी और बिगड़ सकता है। रोज़ाना 7 से 9 घंटे की गहरी नींद देना बहुत ज़रूरी है। पांचवा, स्ट्रेस। तनाव के समय शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनाता है। कॉर्टिसोल अगर लगातार ऊंचा रहे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और भी बढ़ाता है, ब्लड शुगर भी बढ़ाता है। रोज़ 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करें। सही साइंस बेस्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ PCOS से मैनेज नहीं बल्कि सिम्टम्स को रिवर्स करना भी संभव है। अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी और कई टॉप जर्नल्स मानते हैं कि 3 स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स PCOS में हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों को टारगेट करके रियल इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आइए जानते हैं ये कौन से वो 3 और वो कैसे काम करते हैं। नंबर 1, मायोइनोसिटॉल और डी कायरोइनोसिटॉल। मायोइनोसिटॉल एक तरह का नेचुरल विटामिन जैसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में इंसुलिन को सही से काम करने में मदद करता है। PCOS में बॉडी अक्सर इंसुलिन को सही से पहचानती नहीं, जिससे ब्लड में शुगर ज़्यादा रहने लगता है, इंसुलिन बढ़ जाता है और हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं। मायोइनोसिटॉल से इंसुलिन को इफ़ेक्टिव बनाता है, जिससे शुगर सेल्स के अंदर चले जाते हैं और इंसुलिन कम हो जाता है। दूसरा, मेल हार्मोन एंड्रोजन कम करता है, इससे पिंपल्स, फेशियल हेयर और पीरियड की रेगुलरिटी में सुधार होता है। तीसरा, ओवुलेशन यानी एग रिलीज को बेहतर करता है, जिससे पीरियड रेगुलर होते हैं और प्रेगनेंसी की चांसेस भी बढ़ जाती है। नेचुरली ये ऑरेंज, मेलन्स, बादाम, पीनट, बीन्स में पाए जाते हैं। दूसरा है विटामिन डी, जो इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है। यह एरोमेटेज एंजाइम को भी रेगुलेट करता है, जिससे एक्स्ट्रा एंड्रोजन ईस्ट्रोजन में बदल जाते हैं। साथ ही यह AMH लेवल को घटाता है। जिस तरह एन एसिटिल सिस्टीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाकर इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। इन सप्लीमेंट्स को अपने डाइट और लाइफस्टाइल चेंज के साथ ले और डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। मेडिकल ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए रिजर्व्ड होती है जो PCOS लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक नहीं हो रहे हैं। तो चलो इन शॉर्ट इसे समझते हैं। सबसे पहला होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट, जिसमें होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी OCPs। PCOS की ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है। ये LH कम करके एंड्रोजन घटाती है और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ाती है। इसमें दूसरा आता है एंटी एंड्रोजन जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन। अगर हिर्सुटिज्म बना रहता है तो 6 महीने के बाद इसे ऐड किया जा सकता है, लेकिन इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूरी है। दूसरा होता है इंसुलिन सेंसिटाइज़र, जिसमें होता है मेटफॉर्मिन।
इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये घटाता है, पीरियड्स रेगुलर करता है और वेट लॉस में ये मदद करता है। तीसरा होता है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। लेट्रोजोल आज की गाइडलाइन के हिसाब से ये फर्स्ट लाइन ओवुलेशन इंड्यूसर है। इसमें क्लोमिफिन्स प्लस मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन ओवुलेशन और प्रेगनेंसी के रेट और बढ़ा सकता है। हमें इमर्जिंग एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसमें होते हैं GLP-1 अगोनिस्ट, वेट और टेस्टोस्टेरोन दोनों को घटा सकते हैं। इसमें होता है स्टैटिन्स, लिपिड प्रोफाइल सुधारते हैं और ओवेरियन एंड्रोजन भी कम करते हैं। पेडियाट्रिक सर्जरी ये सीवियर ओबेसिटी में कंसीडर की जा सकती है।